चलिए ओके, तो हम लोगों ने कल क्या शुरू किया था? स्यूडो फोर्स, याद है ना स्यूडो फोर्स? चलो जल्दी जल्दी फटाफट रिस्पॉन्स हो तो मुझे अच्छा वाला एकदम कि मजा ही आ जाए सुन के। सबसे पहले स्यूडो फोर्स कब लगता है, कब लगाएंगे इस पे? जब ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। उस फ्रेम को क्या बोलते हैं? इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली वैलिड है क्या? नो डायरेक्टली सर। वैलिड नहीं है, सिर्फ इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे? जिस फ्रेम का सर जब ए एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। जीरो किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट। ग्राउंड किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अच्छा, जिसका जीरो नहीं हो वो नॉन इनर्शियल। अच्छा बहुत बढ़िया। अगर कोई बॉडी है, मान लो एक ट्रेन है और ट्रेन में हम बैठे हैं और ट्रेन की रफ्तार चल रही है 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्या वो ट्रेन इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है? सोच के बोल। एक ट्रेन है, ट्रेन इज मूविंग विथ 32 किलोमीटर पर आवर एंड आई एम सिटिंग ऑन दैट ट्रेन। तो मेरे लिए ट्रेन क्या हुआ? फ्रेम हुआ। मैं किस फ्रेम में बैठा हूं? ट्रेन के फ्रेम में बैठा हूं। तो मेरा जो फ्रेम है वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? सोच के बोलो जल्दी जल्दी। इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? अपना जवाब दो, सही गलत कोई मायने नहीं रखता, पर देखते आपको कितनी याद रहती है चीजें। नॉन इनर्शियल। इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? कुछ लोगों का कहना है इनर्शियल, कुछ लोगों का कहना है नॉन इनर्शियल। मैंने क्या बोला? 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब क्या स्पीड कांस्टेंट है? और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बॉडी मोशन में भी हो तो भी इनर्शियल फ्रेम होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन तब भी जीरो ही होगा। अगर आपको याद हो तो कोई बॉडी मोशन में है इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई बॉडी मोशन में और उसकी मोशन की स्टेटस हर वक्त चेंज हो रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी हर समय बदल रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तब उसमें एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा तब हम क्या बोल देंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी इज आल्सो इक्वल टू जीरो, and if acceleration of that particular body is equal to zero, then that frame is known as inertial frame. Yes or no? Yes or no? है कि नहीं बच्चे? ओके, तो अच्छा एक बात तो हो गई, कब लगाएंगे? जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम लगाएंगे तो हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, बट उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसीडर करेंगे एंड दैट फोर्स इज नोन एज स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मास इनटू एम ए। एक्सीलरेशन। एम ए। मास किसका? ब्लॉक का। ब्लॉक का। ब्लॉक और का। एक्सीलरेशन किसका? एक्सीलरेशन किसका? फ्रेम का। फ्रेम का। फ्रेम का। गुड। एंड इन विच डायरेक्शन स्यूडो फोर्स विल बी एक्ट? सर एक्सलेशन का जो फ्रेम होगा उसके ठीक अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन का जो एक्सेलरेशन होगा उसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन। इस पर हमने बहुत सारे सवाल किए। अच्छा, जब भी कोई बॉडी, कोई फ्रेम में कोई बॉडी अटैच हो ऊपर जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है कि मतलब टेंशन बढ़ता है कि घटता है? मान लो धागे से एक बॉडी अटैच है और वो बॉडी ऊपर जा रही है, तो उस धागे में टेंशन कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बोल। बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? मतलब नहीं समझे। मान लो एक पेन है और इस पेन से धागा लटका के एक ब्लॉक, इसको मैं ऊपर के एक्सीलरेट कराना शुरू कर दूं तो बता टेंशन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और नीचे लेके आऊं तो घटेगा। तो क्या घटेगा। याद है आपको? दो कंडीशन बताया था कि अगर एक टेंशन एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो धागा टूट भी सकता है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला बताया था। और अगर धागा नीचे जा रही है एक्सेलरेशन, तो धागा एक्सेलरेशन इतना कम हो जाता है, कभी कभी जी के बराबर होता है, तो फ्रीली फॉल का केस हो जाता है। एंड दैट पर्टिकुलर केस टेंशन घटते घटते जीरो के बराबर हो जाता है। तो टेंशन जीरो का मतलब आप क्या समझेंगे? धागा स्लैक हो गया, धागा स्लैक हो गया। तो ये सारी बातें हमने करी थी। इस पे कुछ और अच्छे सवाल पूछे जाते हैं स्यूडो फोर्स पे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे आज का एग्जांपल नंबर 1 देखो, तो क्या आपसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा ऐसा, देखो कि मान लीजिए कि ये एक वेज है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये एक वेज है जो कि किस पे रखा हुआ है? ग्राउंड पे रखा हुआ है। यहां तक तो बात ठीक थी। और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है माय डियर, ऐसे, ठीक। एम, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। अब सोचो कि अगर मैंने इस वेज को पकड़ के छोड़ दी, पकड़ के इसको छूट जाने दिया,
तो क्या ये स्लाइड कर जाएगा, इसको रुकने वाला कोई नहीं है। अरे यार हाँ ना तो बोल दो। फिजिक्स के टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो इस पे नेट फोर्स एक लग रहा है नीचे की तरफ कितना, mg sin थीटा। अरे यार हाँ की ना, ये जवाब अब मुझे आपसे चाहिए, mg sin थीटा। इस फोर्स के कारण इसको बैलेंस करने के लिए कोई ऊपर में कोई फोर्स है क्या अभी? नहीं। तो ये नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लो एक वेज है, वेज के ऊपर एक ब्लॉक को ऐसे फ्रीली छोड़ दिया गया, तो क्या ये स्लाइड करके नीचे आ जाएगा? बोल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा ना बच्चों। क्यों आता है? क्योंकि एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होती है, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर मैं इस वेज को पकड़ के, इस पूरे वेज को ही पकड़ के इधर की तरफ दौड़ाने लगूं, इस तरफ, आपको अंदर से ये फीलिंग नहीं आ रही है कि ऐसा करने पे ये ब्लॉक हो सकता है इस पे स्लाइड करना बंद कर दे, ये वहीं का वहीं रहे? पता अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही? कभी ऐसा किया हो प्रैक्टिकल लाइफ में कि कोई चीज गिरने वाली है और उस गिरने वाली चीज को अगर आप अपनी तरफ एक्सिलरेट कर रहे हैं तो वो चीज गिरती नहीं है, रुक जाती है, या फिर थोड़ी धीमी रफ्तार से गिरना शुरू हो जाती है? कभी ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है? कभी देखा हो, कभी एक्सीडेंटली किया हो? यस सर। आती है नहीं आती? आती है कि नहीं आती है? सोच ऐसा क्यों होता है, मैं आपको समझाता हूं। आपसे पूछा गया बच्चों कि अगर मैं इस वेज को, किसको, इस वेज को अगर a एक्सेलरेशन से दौड़ाना शुरू कर दूं, तो बताइए कि a की कौन सी वाली वैल्यू के लिए ये ब्लॉक इस वेज पे स्लाइड ना करे? या फिर इसी को कैसे पूछ देते हैं, व्हाट शुड बी द एक्शन ऑफ वेज so that the smaller block will be stay in equilibrium with respect to this wedge। मतलब ऑब्वियस बात है कि अगर ये वेज इधर चलेगा तो ये भी इधर चलेगा, बट ये इसके रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब जहां ये है वहीं रहेगा, ना ही ये नीचे जाएगा ना ही ये ऊपर जाएगा। बोलो बात समझ में आई? कौन सा एक्सेलरेशन है ना बच्चों? तो आपसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में, what should be the acceleration, what should be the acceleration of wedge so that the block of mass m will remain stationary with respect to wedge। कैसे निकालेंगे? एक बात बता, सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार में समझ आ जाएगा। सोचो अगर मुझे इसका, इसके रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं चाहिए, मतलब ये इस पे यहीं का यहीं रुका, ऐसा करने के लिए इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा, तभी ये वेज के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसको नीचे खींच के लाने वाला फोर्स है कौन? mg sin थीटा। इसी फोर्स के कारण ये नीचे आता है। अगर इस फोर्स के ही बराबर, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दी जाए तो क्या ये बॉडी इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में आ जाएगी? हाँ ना बोल, यस सर, हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस सर। इस बॉडी को नीचे लाने वाला Yes, फोर्स तो sir. यही है ना, ठीक इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस ऊपर के डायरेक्शन में अगर एक फोर्स कहीं से भी एक्ट होने लगे तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन पैरेलल टू द वेज कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स 0 होगा और बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब ये फोर्स कौन लगाएगा? सर नॉर्मल, तो नॉर्मल तो इधर लग रहा है, ये है नॉर्मल, इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं आता। सर mg, तो mg तो इधर लग रहा है, mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा इधर और एक नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, दैट इज mg cos थीटा। इसके अलावा और कोई फोर्स है ही नहीं, ना कोई धागा है ना कोई कुछ है, तो लगाएगा कौन? तो क्योंकि इस पूरे वेज को आपने क्या कर दिया, एक्सिलरेट, कितने से? a से। ये ब्लॉक किस पे रखा है, ग्राउंड पे कि वेज पे? ग्राउंड पे कि वेज पे? वेज पे। और वेज खुद
ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है, तो इसके लिए फ्रेम तो बेज है ना, और ये फ्रेम कैसा फ्रेम है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, बोलो बोलो बच्चों, ये कैसा फ्रेम हो गया। अब इसके लिए फ्रेम कौन है, हमेशा देखो ना कि किस पे रखा हुआ, इनर्शियल है। इनर्शियल कैसे होगा, ध्यान से सोच, ये ब्लॉक के लिए फ्रेम ग्राउंड है कि वेज है, मेरे को ये बता, ये ब्लॉक जिस पे रखा है वही फ्रेम होगा, वेज है, और वेज में एक्सेलरेशन कितना है, ए, तुम बोल रहे हो कि एक्सेलरेशन ए, तो ए की कुछ तो वैल्यू होगी यार, जीरो तो नहीं है। यस ए की सर, कुछ तो वैल्यू, तो अगर इसका फ्रेम एक्सेलरेशन ए है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन क्या इसमें शूडो आएगा, हाँ ना बोल, शूडो यस सर आएगा। शूडो आएगा। अब सोच शूडो की डायरेक्शन किधर होगी, मेरे को पहले इतना बता, शूडो फोर्स आएगा, शूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, सर इसका एक्सलेशन का जो फ्रेम होगा सर उसका अपोजिट डायरेक्शन। किधर है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, किधर है, राइट डायरेक्शन में, राइट साइड में, राइट साइड में। यस सर। तो शूडो किधर लगेगा, लेफ्ट, सर लेफ्ट में लगेगा, लेफ्ट में लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं m का एफबीडी बनाऊं तो इस m पे एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा, तो अगर मैं यहाँ पे इसका अलग से एफबीडी बनाता हूँ बच्चों, साफ सुथरा सा, तो m पे नीचे की तरफ कौन सा लग रहा था, mg साइन थीटा, बोल है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे लग रहा था mg, ये वाली डायरेक्शन में लग रही थी mg cos थीटा, और ए वाली डायरेक्शन में लग रही थी नॉर्मल। वीडियो ब्लर है, नो सर, क्लियर है, क्लियर है, तो सर क्लियर है सर, थोड़ा कैमरा हाँ। ऊपर कर दिया, ऊपर वाला नहीं दिख अच्छा ठीक, ये कर सकते हैं अब, ठीक है, रहा। यस सर। चलो ठीक। तो जरा ध्यान से सोचो कि ये नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट आ गई, ये है mg cos थीटा, इसके दो कंपोनेंट हुए थे, है ना बच्चों, तो ये हो गया आपका mg, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, ये तो सर हम पहले से ही जानते हैं, इसमें कौन सी नई बात बता दी आपने। तो ये वाला एक फोर्स लग गया इधर, दैट इज mg sin थीटा, क्योंकि ये वाली एंगल थीटा होती है, क्योंकि ये वाला एंगल भी थीटा। अच्छा बहुत बढ़िया। अब सोच स्यूडो की डायरेक्शन किधर लगेगी, सर स्यूडो की डायरेक्शन, क्योंकि इस बॉडी में एक्सेलरेशन है इधर, इस पूरे फ्रेम का एक्सेलरेशन है इधर, तो इसमें सूडो लगेगा, किधर लगेगा सूडो, दैट इज लेफ्ट साइड। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बता सकते हो क्या, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो, एम ए, मास किसका, ब्लॉक का, ब्लॉक, तो क्या लिखेंगे, m इनटू एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का, फ्रेम कौन है, वेज, तो वेज का एक्सेलरेशन कितना है, ए, तो यहाँ क्या ए, क्या सीधे ए लिखते, एम ए, बात समझ में आई। अब सोचो ये थीटा, ये दोनों पैरेलल लाइन, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, ध्यान से देखो, बोल है कि नहीं यार, है कि नहीं है, यस सर, है ना बच्चे। अब अगर ध्यान से सोचो तो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो देखो, तो ये दोनों पैरेलल लाइन को क्या ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान से देखो, कर रही है कि नहीं कर रही है, ये वाला दोनों लाइन, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, दोनों को, तो क्या ये वाली एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या थीटा ही होगा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, अरे बाबा कुछ ऐसा चक्कर चल रहा है, ये एंगल थीटा, तो क्या ये वाला एंगल थीटा नहीं होता है क्या, यही तो बात है वहां पे, ध्यान से देखो, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों को काटने वाली है ब्लू वाली लाइन, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, नहीं आया, नहीं आया, आगे सर, फिर आ गया सर। अच्छा बिल्कुल, तो ये हो गया थीटा। अब इस एम ए का हम सारे फोर्सेस को इंक्लाइन प्लेन में दो ही डायरेक्शन में, नहीं आया नवकरण नहीं आया, आगे सर, चलो अरे ठीक, चलो, तो ये हो गया थीटा, ये थीटा। अब सोच ये एम ए का हमेशा, मैं जितने भी फोर्सेस होता है हमने क्या सीखा है, इंक्लाइन प्लेन दो ही डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट्स को डिवाइड करते,
कौन कौन? एक पैरेलल टू द प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये काम हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो सोच, ये वाला डायरेक्शन जो लगा है ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ना ही पैरेलल टू द प्लेन है और ना ही परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो क्यों ना मैं इसके दो कंपोनेंट निकाल दूं, एक कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहां से इसके एंगल थीटा है, तो MA का एक इधर कंपोनेंट कितना जाएगा, देखो तो, जिसके साथ एंगल बनाती है ये एंगल थीटा, तो ये वाला कॉस थीटा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका MA कॉस थीटा। बोलो दिखाई दे रहा है? MA कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट टू द प्लेन आएगा, दैट इज MA साइन थीटा। नहीं आया सर। अरे बाबा, MA का इसके साथ थीटा एंगल बना रहा, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा MA cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में MA sin। अब ये कैंसिल हो गया, इसका कोई काम नहीं है, जैसे इसका कोई काम नहीं है वैसे इसका काम नहीं, सबको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब सोच क्या बोल रखा है कि what should be the acceleration of wedge so that the block of mass m will remain stationary with respect to wedge। मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी पोजीशन में होना चाहिए। अगर मैं इस फ्रेम पे बैठ जाऊं तो मेरे लिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी जितना ऊपर उतना नीचे होना चाहिए। देख, तुम्हें जिस फोर्स की तलाश थी वो मिल गया है। तुमने देख क्या ढूंढ रहे थे तुम, इस mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला इसके ठीक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा हो। अगर ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर हो गए तो ये बॉडी इस वेज के रिस्पेक्ट में हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी। यस और नो? यस सर। नो, ध्यान से देख। यस सर। होगी कि नहीं होगी? तो अगर मैं बोलूं कि फॉर ब्लॉक टू बी स्टे in equilibrium with respect to wedge, then MA cos theta must be equal to mg sin theta। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो कि नहीं मानते? थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं क्या मैं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? MA cos theta is equal to दिख रहा है mg सर। sin theta। दिख रहा है बच्चे? M कैंसिल हो गए, तो यहां से क्या आ गया, A की वैल्यू आ गई G साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा, तो यह हो गया tan थीटा। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, G tan थीटा। इट इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, और ये बहुत पूछा जाता है। अगर हम इस वेज को इतने एक्सीलरेशन से, G tan थीटा से अगर हम एक्सीलरेट करना शुरू कर दें, तो ये वाला ब्लॉक इस वेज पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मतलब ना ही ये नीचे जाएगा ना ही ये ऊपर। बोलो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? समझ में आ गई बात? अब सुनो ध्यान से, एक चीज और रियलाइज कराता हूं। ये तो निकल गया, बट एक चीज और रियलाइज, तो वीडियो को क्या हुआ? मेरी वीडियो दिखाई दे रही है? नो सर। नहीं ना? वीडियो को क्या हुआ? सर अब दिख दिख रहा है? रेहान का देख, गुड मॉर्निंग सर। हाँ वही तो सर रेहान अपना सर स्क्रीन खोले हुए है सर। स्क्रीन शेयर कर दिया क्या लगता है। है वो? अरे हाँ ठीक है, उसने बंद कर दिया लगता है। यस सर, अब आ गया। आ रहा है ना? यस सर। चलो यस। तो ये चीज है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, तो आपको मैं जो बोलने वाला हूं वो आपको समझ में आएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ध्यान से बच्चे, mg sin थीटा और MA cos थीटा जब तक बराबर हैं तब तक ये ब्लॉक इस वेज पे स्लाइड नहीं करेगा। बट अगर ये अनइक्वल हो गए तो जो ज्यादा होगा उस तरफ ये बॉडी का मूवमेंट हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते? क्लियर है एकदम? सोच, इस ब्लॉक पे एक नीचे की तरफ खींच रहा है, एक ऊपर की तरफ। इन दोनों में जो ज्यादा होगा, क्या बॉडी उस तरफ ही चली जाएगी? अरे यार, बोल हाँ कि यस सर। यस सर। सोचो, अगर एक्सीलरेशन G tan थीटा से बढ़ाओगे, एक्सीलरेशन G tan थीटा से बढ़ाओगे, तो क्या ये वाली वैल्यू भी बढ़ जाएगी? क्योंकि इसमें A वाला कंटेनिंग टर्म। सोच के देख, अगर इसकी वैल्यू A की वैल्यू, A क्या है? इस वेज को हम A एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करते हैं,
अगर हम इसका एक्सेलरेशन जी tan थीटा से ज्यादा कर दें तो ये पार्टिकुलर वैल्यू, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन ए है तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो ये फोर्स भी तो बढ़ जाएगा। और अगर ये फोर्स बढ़ जाएगा और ये mg sin थीटा, ना थीटा बढ़ रहा है ना mg बढ़ रहा है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट है और ये वाला चीज बढ़ गया, तो इसका मतलब अब ये बॉडी किधर मूव कर जाएगी? ऊपर। किधर मूव कर जाएगी? ऊपर। यानी कि अगर आप इसको ज्यादा जोर से एक्सीलरेट कर दोगे तो ये बॉडी जो है वो नीचे स्लाइड ना करने के बजाय ऊपर स्लाइड करने लगेगी। समझ में आई नहीं आई? आई नहीं आई? अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। और ठीक इसका उल्टा, अगर इसका एक्सेलरेशन जी tan थीटा से कम कर दिया जाए, तो अगर ये वाला फोर्स एक्सेलरेशन जी tan थीटा से कम करोगे तो ये वाला फोर्स डिक्रीज हो जाएगा और ये वाला फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, तो ये बॉडी नीचे स्लाइड करना। एग्जैक्टली अगर ए की वैल्यू जी tan थीटा है तो ये बॉडी पे लगने वाले दोनों फोर्स ये ठीक इसके इक्वल होंगे, और इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बॉडी विल नाइदर मूविंग डाउन नाइदर स्लाइडिंग अप, ये ठीक इक्विलिब्रियम में रहेगा इस वेज के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर एक्सेलरेशन इससे ज्यादा होगा देन इट विल स्टार्ट मूविंग अप, और एक्सेलरेशन जी tan थीटा से कम होगा देन इट विल स्लाइडिंग डाउन। यस और नो? समझ आया अच्छे से? 100% समझ आया नहीं आया? एक बार फिर से बता दीजिए सर। फिर से चलो ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप। मैं क्या कह रहा हूं कि देख, हमेशा ऐसे सोचो, कोई भी बॉडी जब तक फोर्स ना लगे ना उसमें मूवमेंट नहीं होता। तो बॉडी में मूवमेंट का कारण देखिए आप, ये बॉडी नीचे स्लाइड किस फोर्स के कारण कर रही है? mg sin थीटा के कारण। अगर ये नहीं होता तो ये बॉडी कभी मूव नहीं करता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और ये बॉडी को रोकने वाला फोर्स कौन है? ma cos थीटा। अगर ये इसके बराबर है तो बॉडी ना ही नीचे जाएगी ना ही ऊपर जाएगी, ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। बोल बात समझ में आ रही है यहां तक? यस आ रही है कि सर। नहीं आ रही है? बिल्कुल। Yes, sir. तो ये कंडीशन क्या है? ए की वैल्यू कितनी होनी Yes, चाहिए sir. ताकि ये दोनों बराबर हो? जी tan थीटा के बराबर। यानी इस वेज को अगर जी tan थीटा से एक्सेलरेट करूंगा इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो नीचे वाले डायरेक्शन को बिल्कुल बैलेंस कर लेगा और बॉडी विल स्टे इन इक्विलिब्रियम। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो इसके दो सिचुएशन पॉसिबल हो सकते हैं। मान लो एक्सेलरेशन जी tan थीटा के बराबर नहीं होगा तो दो ही चीज पॉसिबल है, या तो इससे ज्यादा या तो इससे कम होगा। अरे यार हाँ ना बोल। तो दोनों सिचुएशन देख लेते हैं कि अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा और कम होगा तो क्या होगा। तो सोच, अगर एक्सीलरेशन जी tan थीटा से ज्यादा होगा, अगर इक्वल टू है तो बॉडी विल नाइदर मूविंग डाउन नॉर मूविंग अप, इट विल स्टे इन इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू वेज। यहां तक क्लियर एकदम? बट अगर एक्सीलरेशन जी tan थीटा से बढ़ गया तो ये वाला फोर्स में ma cos थीटा है। इफ a इज ग्रेटर देन जी tan थीटा, a की वैल्यू को बढ़ाने लगोगे तो पूरा का पूरा ma cos थीटा भी बढ़ने लगेगा। बोल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा यार? यस सर। बढ़ेगा सर। Yes, sir. थीटा बढ़ेगा। बट Yes, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, m तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, थीटा इंक्लिनेशन एंगल है वो भी कांस्टेंट है। इसमें तो सारी चीजें कांस्टेंट है, कुछ भी कर लो ये तो कांस्टेंट ही लगता रहेगा यार। तो ये कांस्टेंट है, जितना था उतना ही लग रहा, और ये वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब ये वाला फोर्स डोमिनेट करना शुरू कर देगा। ये ज्यादा है यानी इस बॉडी पे नेट फोर्स लगेगा किधर की तरफ? ऊपर की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, और ये बॉडी किधर चलने लगेगी? ऊपर की तरफ, यानी बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग अप। What is the condition to for this block to be sliding up on the inclined plane? Acceleration must be greater than g tan. अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जी tan थीटा से ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ये फोर्स इस फोर्स से ज्यादा हो जाए। तो अगर ये फोर्स ज्यादा है ये फोर्स कम है, मान लो ये 10 न्यूटन है ये 5 न्यूटन है, तो 10 में से 5 न्यूटन का ऊपर नेट फोर्स लगना शुरू हो गया ना, तो एक्सेलरेशन तो होगा, ये बॉडी ऊपर मूव करना शुरू कर देगी। नहीं समझ आ रहा? आगे ऐसी सर। कौन सी रॉकेट साइंस अच्छे से एकदम सबको? चलो गुड। अच्छे से आगे सर। करते सोच बच्चे, मान ले कि ये वाला जी tan थीटा के बराबर ना हो ना ही इससे ज्यादा, इससे कम हो जाए,
मतलब एक्सीलरेशन अगर जी tan थीटा से कम हो जाए तो मतलब अगर जी थीटा के बराबर है तब तो ये इसके इक्वल है। अगर ए की वैल्यू जी tan थीटा के बराबर है तो ये वाला की इक्वल है, और अगर ए की वैल्यू जी tan थीटा से कम हो गई तो ये पूरी फोर्स भी तो कम हो जाएगी, यानी ये फोर्स इस फोर्स से Yes, कम sir. हो जाएगा, कम हो जाएगा। Yes, sir. और अगर ये Yes, sir. कम हो जाएगा तो ये वाला फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा और ये वाला हल्का पड़ जाएगा, तो क्या बॉडी पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लगना Yes, शुरू sir. हो जाएगा, एंड देन बॉडी विल Yes, स्टार्ट Yes, sir. स्लाइडिंग नीचे की तरफ लगेगा। Yes, sir. नीचे से जाके Yes, sir. हो जाएगा। क्लियर है है सर। कि नहीं यार? बिल्कुल Clear है क्लियर सर। एकदम। तो सोच, अगर तुमसे कोई विद्वान आदमी आके पूछ दे कि बताइए क्या कंडीशन होना चाहिए एक्सेलरेशन का ताकि ये ब्लॉक इस पे ऊपर की तरफ स्लाइड करना शुरू कर दे, तुम क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन जी tan थीटा। जी tan जी थीटा। tan। Yes, sir. और अगर बॉडी को नीचे की तरफ स्लाइड करना है तो बताइए उसकी क्या कंडीशन है? एक्सेलरेशन मस्ट बी लेस सर देन छोटा होना चाहिए सर। जी tan थीटा। और अगर ना ही ऊपर जाए ना ही नीचे जाए, बिल्कुल सर बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम है, सर। तो क्या इक्वल? बराबर जी हो जाए tan सर। थीटा इक्वल होना चाहिए। पूरी बात क्लियर एकदम? क्लियर है सर। यस सर। इसको लिख लो। ले लिया? डन सर। डन सर। ओके ओके चलो, अब ये जो मैंने बोला उसको if acceleration is greater than g tan, block will start moving up the plane with acceleration। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चे? सोच, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है जी tan थीटा से तो ये वाली फोर्स ज्यादा हो जा रही थी, तो ये वाली ज्यादा हो रही थी, ये वाली कम, तो नेट फोर्स कितना होगा? दैट माइनस दैट। नेट फोर्स कितना होगा? दैट माइनस दैट। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास एक्सेलरेशन होता है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे इन Yes, दैट sir. पर्टिकुलर सिचुएशन? अगर ज्यादा है तो लिखेंगे ma cos थीटा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन डैश। ये a अलग चीज है और s अलग चीज। a डैश है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस वेज पे ऊपर की तरफ, और a है इस वेज का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट। दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, ये है वेज का एक्सेलरेशन, और अगर ये डोमिनेट कर गया तो ये इसके ऊपर ऐसे एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, इसको मैं बोल रहा हूं a डैश। बात समझ में आ रही है? दोनों अलग अलग बातें हैं, समझ रहे हो? अभी अभी तुमने ही बोला ना कि सर ये वाला ज्यादा हो जाएगा तो ये बॉडी इस पे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, इसमें कुछ तो एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन को मैंने a डैश माना है। वो a डैश का इससे कोई लेना देना, ये अलग चीज है और ये अलग चीज। अब पूरे सिस्टम में दो दो एक्सेलरेशन हो रही है। एक जो ये खुद का सिस्टम वेज ए एक्सेलरेशन से ओरिएंटेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये देख, ये इस वेज का एक्सेलरेशन है ओरिएंटेड डायरेक्शन में, ये तो ए है ही, ये तो ए है ही, बट ऐसा होने से ये ब्लॉक इस वेज पे ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। बोल बात समझ में आई? दोनों अलग अलग चीजें। तो मैं इस पे इसका एक्सेलरेशन लिख रहा हूं, नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, दैट इज नेट फोर्स अलोंग द दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। इसका ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? a डैश मास, वही लिखा है देख, ma cos थीटा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू a डैश। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन कैसे लिखा, समझ आई या नहीं आई? आ गए सर। आ गई सर। सर एक बार और। एक बार और, कोई बात नहीं। चलो यार देख, जैसे ये ब्लॉक था तो एक्सेलरेशन ए है क्या? एकदम सबको क्लियर होना चाहिए। एक्सेलरेशन ए किसका है? ब्लॉक का एक्सेलरेशन है क्या? वो तो वेज का एक्सेलरेशन है ना बच्चे। वो किसका एक्सेलरेशन है? वेज का। इस वेज को ऐसे एक्सेलरेट किया जा रहा है ए का। ए देखिए, देख ये जो ए एक्सेलरेशन दिया है आपने, वो किसका एक्सेलरेशन है? वो इस वेज का एक्सेलरेशन है कि नहीं है? अब सोच, ऐसा करने से ही ये सारी चीजें आई है पिक्चर में। अगर ऐसा इसको एक्सेलरेशन ही नहीं देते, ये चुपचाप से खड़ा होता तो ये बॉडी स्लाइड कर देती, इसको रोकने वाला कोई नहीं था।
बट क्योंकि एक्सीलरेशन दिया तो स्यूडो आया, स्यूडो के कारण ये तीनों कंडीशन पॉसिबल हुए, इक्विलिब्रियम, मूविंग अप, मूविंग डाउन। बात समझ में आई? तो ये एक्सीलरेशन तो अलग कहानी है। अब अगर मूविंग अप होगा तो कुछ तो ब्लॉक में एक्सीलरेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेज। अरे तुमने ही कहा ना कि सर ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर जाने की कुछ तो एक्सीलरेशन होगी, तो एक्सीलरेशन निकालिए, तो उसको एक नया नाम देना पड़ेगा ना, ए डैश, क्योंकि ये तो पहले ही मान लिया है। अरे यार, ये तो इसका पहले ही मान लिया है। अब मैं इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ निकाल लूं, जिसका कुछ तो नाम देना पड़ेगा। इसका भी यही रख दोगे क्या? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। तो उसका ए डैश बोल, उसका नाम क्या रखा? ए डैश। इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन किसके रिस्पेक्ट में? वेज के। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स का इक्वेशन लिखो। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? cos थीटा। नीचे की तरफ कौन रुक रहा है? mg sin थीटा, यानी डैट माइनस डैट, क्योंकि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर है? ऊपर, यानी ये फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। वही तो लिखा है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू मास। समझ आया? आया नहीं आया? यस सर। फिर चलो, अब ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताना? ए डैश की वैल्यू मास 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 कैंसिल आउट हो गए, तो ए डैश की वैल्यू हुई कितनी? ए डैश की वैल्यू हो गई ए कॉस थीटा माइनस जी। बोल है कि नहीं है? अगर तुम्हें ये देखना है ना कि जो हमने रिलेशन वो बिल्कुल सत्य है, तो तुम इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तुम्हें फील दिलाने के लिए कह रहा हूं, बाकी मेरा काम हो चुका है। सोच, अगर ए की वैल्यू जी टेन थीटा के बराबर हो जाए तो बॉडी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या वहीं रहेगी? सोच के बोला, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए यार, जल्दी से बोल। वहीं रहेगी अगर सर। ए की वैल्यू जी टेन, सर वही रहेगी सर, वेलोसिटी कांस्टेंट। यानी यानी कि ब्लॉक का एक्सीलरेशन वेज के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाना चाहिए। यस सर। यस सर। यानी हमने एक्सीलरेशन ए डैश माना है ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में, तो ए डैश की वैल्यू जीरो आनी चाहिए अगर मैं ए की वैल्यू जी टेन थीटा पुट करता हूं तो। और अगर नहीं आया तो गलत है, और अगर आ गया तो जो पढ़ा वो समझो बिल्कुल सही है। अरे यार हाँ ना बोल। इस इक्वेशन में ए की वैल्यू जी टेन थीटा डाल के देख देख, तुम्हारे लिए कर रहा हूं बस ये। ए इंटू ए की वैल्यू कितनी रखोगे? जी टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा बोल सकते हैं क्या? अरे टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी तो लिख सकता है। यस सर। तुम्हें दिखती नहीं है। यस सर। क्या देख? यस सर। देख, अच्छा इंटू ये वाला cos थीटा लिखो, माइनस जी साइन थीटा लिखो। cos थीटा कैंसिल, जी साइन थीटा, क्या दोनों कट के जीरो हो जाएंगे? देख ए डैश की वैल्यू जीरो आई नहीं आई? यस सर। आई नहीं आई? जो पढ़ा Yes, वो sir. बिल्कुल समझो सही है। सही है। अरे यार नहीं आया नहीं आया, पक्का ना एकदम? यस सर। तो ये होती है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ सारी चीजें। where a dash is the acceleration of block with respect to wedge। वेज के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इतना होगा। ये कौन सा कंडीशन है? नंबर 1। इफ ए इज ग्रेट जी टेन थीटा, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर की तरफ मूव करेगा तो सवाल ये है कि कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो एडस की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा माइनस जी साइन। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? पहले ऊपर का ले लो ऐसे फुल, फिर मैं नीचे कर दूंगा। ले लो, एक ले लिया? डन सर। अब ये वाला ले लो, नीचे का ले लो। हो गया? यस सर। डन यस सर। सर। ठीक, ओके। अब ठीक इसका उल्टा केस, ए cos थीटा माइनस जी साइन थीटा। अच्छा, अगर इसका दूसरा केस लेके चले कि इफ एक्सेलरेशन इज लेस देन जी टेन थीटा, क्या होगा बच्चों? देन बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन with acceleration
कितना एक्सीलरेशन होगा इस केस में। तो सोचो इस सिचुएशन में अगर a की वैल्यू g tan थीटा से कम होगी तो ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा उस समय एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर Downward. डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, ये वाला कमजोर पड़ जाएगा। तो किसमें से किसको माइनस करोगे, mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक m और एक्सीलरेशन है ब्लॉक का a डैश। बात समझ में आई, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से फिर से m m m कैंसिल हो जाएंगे और a डैश की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा माइनस a cos। उल्टा देखो उसमें क्या था, a cos थीटा माइनस g sin थीटा था, इसमें ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, g sin थीटा माइनस a cos थीटा। समझ में आई बात, ठीक है। यस सर, क्लियर है। हाँ, where a dash is equal to acceleration of block with respect to wedge। और ये बातें भी क्लियर होनी चाहिए कि a क्या है, a is acceleration of wedge with respect to ground। ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए एकदम, दोनों अलग अलग चीजें हैं, a dash अलग है और a अलग, दोनों अलग अलग। ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया, यस सर। चलो मिटा दो इसको। कॉपी पे निकालो, रेडी हो जाओ। जो पढ़ा सिर्फ उसी पे क्वेश्चन। कंडीशन क्या थी, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ना बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इंक्लाइन प्लेन पे, जी tan थीटा। अरे कितना होना चाहिए, जी tan थीटा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जी tan थीटा से ज्यादा है तो बॉडी विल स्लाइडिंग अप। अरे यार हाँ ना बोल। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जी tan थीटा से कम है तो बॉडी विल स्लाइडिंग डाउन, यस और नो। और अगर बराबर है तो बॉडी नहीं ऊपर जाएगी नहीं नीचे जाएगी, इक्विलिब्रियम में रहोगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मुझे याद है रट्टा वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, जी tan थीटा। फिर थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जो वेज का जो एंगल है ना वो था थीटा। अरे यार ये जो वेज था ना, वेज ये है ना थीटा, यही तो थीटा था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द वेज। अब तुम्हें मैं क्वेश्चन देने वाला हूं और तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगा, देख ध्यान से। अगर तुमने मेरी बातों को अच्छे से समझा है तो तुम इसका सही सही जवाब दोगे और जल्दी दोगे। यहां देख, मैंने बोला सेम एकदम वही क्वेश्चन डिट्टो। मान लीजिए एक ऐसे वेज है, बहुत बढ़िया सर है, और ये एक फ्लोर पे ऐसे रखा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किया क्वेश्चन में। मान लीजिए एक यहाँ पे ब्लॉक है, एम ब्लॉक, और सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे एम की वैल्यू दे रखी है आपको 2 kg। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब आपसे क्या पूछा गया, ये है वेज और ये वाला एंगल थीटा 37 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया, पहला should be the acceleration provided to wedge respect to ground so that body will stay in equilibrium with respect to wedge। पहला सवाल। दूसरा सवाल, if the acceleration of wedge is wedge is 10 meter per second square। If the acceleration of wedge is 10 meter per second square,
then find the acceleration of block with respect to which तीसरा, if the acceleration of which is 5 meter per second square, then find the acceleration of block with respect to which. निकाल के बताओ तो, करके बताओ, कॉन्फिडेंस आ जाएगी एकदम, जल्दी करो। अभिषेक, आयुष, हर्ष, आराध्या, साक्षी, हर्षा, नव, चलो जल्दी करो। खुद में ही हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, जल्दी, फास्ट एंड एक्यूरेट। अच्छे से एकदम। सर हम्म, सर फर्स्ट का आंसर सर 7.5, सर फर्स्ट का आंसर है सर 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शाबाश, वेरी गुड आंसर, सही है बिल्कुल। मतलब सही है कि नहीं है वो तो हम बाद में देखेंगे, मतलब रफ्तार सही है। और बोलो, ए का वैल्यू आ गया पहले का 7.5, ए बी सी कितना आ रहा है 7.5, और किसी का है तो बताओ। एक का तो आंसर आया 7.5 पहले का, दूसरा तीसरा बताओ जल्दी। हो गया? नहीं आया यार, अभिषेक, आयुष, हर्ष, कोई तो कुछ बोलो, जल्दी करो। गर्ल्स, अंकुश, अंकुश का कहना है मेरे साइड तो पूरा ब्लर है। एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखना अंकुश। किसी का नहीं आया सर सेकंड का सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। थर्ड का भी निकाल दो।
सर फर्स्ट का 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेम आंसर। सेकंड का तो फर्स्ट का 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 7.2, कितने आंसर मिला है? ठीक है, बी का बताओ। जल्दी जल्दी, बहुत टाइम ले लिया तुम लोगों ने। चलो मैं सर करता हूँ, बी का आजा। हाँ भाई, तो बोला गया कि व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड टू वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सो दैट बॉडी विल स्टे इन इक्विलिब्रियम विद। मुझे सर रट्टा याद है कि अगर इसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाए, जी tan थीटा के बराबर हो जाए, तो ये बॉडी विल स्टे इन इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू वेज। अभी अभी हमने पढ़ा है, तो ध्यान से देख। तो इसका सॉल्यूशन पहले वाले का, अगर मैं फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन लिखता हूं तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा एक्सेलरेशन की वैल्यू जी tan थीटा। मुझे रिलेशन याद है, जी tan थीटा। अरे यार हाँ ना बोल, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, जी tan थीटा। तो जी की वैल्यू कितनी, 10, tan थीटा की वैल्यू 37 है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यहाँ लिखा जाएगा tan 37 डिग्री। कौन सी खास बात है इसमें, tan 37 होता है 3/4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4, ये 2.5, तो 2.5 इंटू 3 दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभिषेक तुम्हारा 7.2 क्यों आ रहा है, तुमने 10 को 9.8 लिया है क्या, की वैल्यू 10.9.8 ली है क्या, 7.2 क्यों आ रहा है तुम्हारा। यहाँ देख, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर है आपका। यानी अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो बॉडी विल स्टे इन इक्विलिब्रियम, नाइदर इट विल मूव डाउनवर्ड नाइदर इट विल मूव अपवर्ड, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन तो बन गया। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द वेज इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ अब देख, कंडीशन, सारी कंडीशन लगानी पड़ेगी। सोचो, अगर इसका एक्सीलरेशन, वेज का एक्सीलरेशन कितना है, 10, यानी कि 7.5 से ज्यादा है, बता बॉडी ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ऊपर की नीचे, ऊपर। ऊपर की नीचे, ऊपर। तो सोच कैसे निकालेगा, ये कौन सा वाला केस था, पहला वाला केस, ठीक है। तो अगर पहला वाला केस है यानी बॉडी अब ऊपर जाएगी, यानी ये ब्लॉक अब ऊपर जाएगा। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था बच्चों, ma cos थीटा, और नीचे की तरफ m sin थीटा, याद है। और अगर रिलेशन याद है तो तुम सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, a डैश की वैल्यू a cos थीटा माइनस g sin थीटा। गलत तो नहीं कह रहा हूं बच्चों, अभी अभी किया था ये डेरिवेशन, याद कर। अरे अभी अभी किया था। अगर ऊपर वाला केस था तो एक्सीलरेशन कितना आ रहा था, a cos थीटा माइनस a sin थीटा, g sin थीटा। बोल हाँ कि ना यार, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अभी अभी तो किया था, उसको फिर से करने की क्या जरूरत है। अगर एग्जाम में भूल जाओ तो यहाँ से कर लेना, जैसे हमने डेरिवेशन निकाला था, ma cos थीटा ऊपर, नीचे लगेगा mg sin थीटा, इज दिस माइनस दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास मास कैंसिल हो जाएंगे, a cos थीटा माइनस g sin थीटा इज इक्वल टू a डैश, खत्म। 2 लाइन का डेरिवेशन है, मैंने अभी अभी किया इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, a cos थीटा, a की वैल्यू कितनी है बताना। सर मेरा थर्ड का भी आंसर आ गया सर। बिल्कुल, शाबाश। कितना आ रहा बता दो बच्चे, सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 2 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर। अच्छा ठीक है, गुड। अब देख तो a डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos 37 डिग्री माइनस g sin थीटा। तो g की वैल्यू हो जाएगी 10 और g sin की वैल्यू तो ऑलरेडी, अच्छा नहीं, g की वैल्यू हो गई 10 और sin 37 डिग्री। अब देखो तो 10 cos 37 सर 4/5 माइनस 10 इंटू साइन 37 3/5, 5 2 5 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 6, यानी आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन बताओ एडस की, अपवर्ड, किधर, ऊपर की तरफ, ऐसे, हाँ कि ना, अप टू द प्लेन। तो ये लिखना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकेंड अप टू द प्लेन, ठीक, ये हमारा आंसर है। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा सिचुएशन देखो तो, अगर a की वैल्यू 7.5 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, इससे ज्यादा होगा तो बॉडी ऊपर जाएगी, इससे कम होगा तो बॉडी नीचे जाएगी। अब देख तीसरे सिचुएशन में एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी ली गई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बॉडी क्या ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, नहीं जाएगी, नीचे जाएगी।
बॉडी विल नीचे स्टार्ट जाएगी। मूविंग डाउन। अब सवाल पूछा बताइए ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप जानते हैं कुछ नहीं करना है। a डैश की वैल्यू इस सिचुएशन में क्या हो जाती है, g sin थीटा माइनस a cos थीटा। अरे यार ठीक इसका उल्टा हो जाता। अरे यार नहीं आया, अभी अभी तो किया है, अभी जस्ट ये रिलेशन निकाला है। कर सकते हैं आगे इससे खत्म। तो यहाँ देख g sin थीटा 10 इंटू साइन 37, साइन 37 की वैल्यू कितनी 3/5, डायरेक्ट लिख देता हूँ। a cos थीटा, तो a की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे लिया गया 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5, cos 37 होता है 4/5, 5 कैंसिल, ये 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इसका डायरेक्शन किधर है, अप टू द प्लेन की डाउन 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 ऑन द प्लेन, Down to the डाउन टू द प्लेन। यस यस, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी डाउन द प्लेन, ऐसे लिख दीजिए डाउन द प्लेन। डायरेक्शन के साथ इसका आंसर दीजिए, कंप्लीट आंसर। ये पूरी चर्चा समझ आई, थ्योरी विथ न्यूमेरिकल। बना लोगे ऐसे सवाल, बना लोगे ना? खुद से एक बार घर में पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस करना, खुद से शुरू से लेकर अंतिम तक, जिससे नहीं हुआ है। बन जाएंगे? सर नीचे कर आता है पूरा? नीचे का नहीं दिखा। यदि नीचे करूंगा तो फिर ऊपर का नहीं दिखेगा। एक बार इसका ले लो, एक बार नीचे ले लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा और पीछे करता हूं, शायद आ जाए। ठीक है, अब ले लो। डन? हो गया? अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, किसमें? नीट में। वैसे तो जेई में भी कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं, जेई में थोड़ा इसका भी अपर वर्जन आया था, बट नीट में एक सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया ये देखो, मान लो कि ऐसे करके एक फ्रेम है, ठीक, और ये एक कार से ऐसे लगी हुई, समझ में आ रही बात? ऐसे करके एक फ्रेम है और यहां से एक धागा बंधा हुआ है इस पे, ध्यान से सुनो। ये कार है और ये कार ऐसे जा रही है कितने एक्सेलरेशन से, ये है एक्सेलरेशन ए। ध्यान से सुनो, ये कार है, कार एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे मूव कर रही है विथ एक्सेलरेशन ए। ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है और इस फ्रेम पे ऐसे उंड करके एक धागा लटका रखा, ध्यान से सुनिए, और इससे एक ब्लॉक अटैच कर दिया। इस ब्लॉक का मास है m। सोचो सोचो, अगर ये एक्सीलरेशन नहीं होता, कार खड़ी रहती, तो ये धागे से लटका हुआ मास भी बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में रहता, हाँ कि ना? हाँ सर। अगर मैं इस कार को इधर दौड़ाना शुरू कर दूं ए से, तो आपको क्या लगता है, क्या ये यहीं रुका रहेगा या इसमें भी कुछ मोशन हो? तो लेफ्ट में जाएगा सर। राइट की लेफ्ट? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, क्या ये आगे जाएगा या पीछे रहेगा? पीछे जाएगा। पीछे जाएगा, बिल्कुल सही विजुअलाइजेशन कर रहे हैं आप। बताइए कितना पीछे जाएगा? ऐसा थोड़ी हमेशा पीछे जाता रहेगा, एक टाइम आएगा, सोच, पीछे जाएगा पीछे जाएगा पीछे जाएगा पीछे जाएगा, एक टाइम ऐसे आएगा
कि ये कुछ इस पोजीशन में आके रुका रहेगा, और जब गाड़ी रुकेगी तो फिर से अपने पुरानी पोजीशन में आएगा। लेकिन जब तक गाड़ी चलती रहेगी ये ऐसे ही रहता है। अरे यार, जब तुम कार में बैठे होते हो, कभी कार में बैठा हो तो एक ऊपर से एक ऐसे टॉय लगाते हैं लोग, हैंगिंग टॉय, अगर तुझे याद हो तो। अगर बहुत ज्यादा मोशन में गाड़ी चल रही होती है तो वो टॉय कभी वर्टिकल नहीं रहता, वो थोड़ा ऐसे टिल्ट होगा तुम्हारी तरफ, अगर तुम्हें देखा हो तो। अरे यार, यस सर। बोल हाँ कि नहीं? अगर आगे की तरफ गाड़ी जा रही है तो टॉय किधर की तरफ टिल्ट होगा, तुम्हारी तरफ पीछे ऐसे, और जैसे ही ब्रेक लगती है तो वो सीधा हो जाए। नहीं आया, बोला आया कि नहीं आया? वही तो केस है, वही तो केस है। तो मैंने कहा कि जब तक बॉडी में एक्सीलरेशन है तो बॉडी क्या होती है, पीछे की तरफ टिल्ट होना शुरू कर देती है। तो किसी भी कोई तो एक एंगल होगा जहां पे आके वो इक्विलिब्रियम पे आएगी, और वो वहीं रहेगी जब तक गाड़ी चलती रहेगी। जैसे ही गाड़ी रुकेगी वहां से फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो बोला गया कि बताइए कि अगर ये कार ए एक्सीलरेशन से आगे जा रही है तो ये ब्लॉक वर्टिकल से कितनी एंगल बनाएगा ताकि वो इक्विलिब्रियम पे रहे। मतलब इन इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड द एंगल मेड बाय ब्लॉक विद द वर्टिकल डायरेक्शन। क्या क्वेश्चन क्लियर है एकदम? मतलब आपसे क्या पूछा, सबको पता है ये कि सर इस वाली पोजीशन पे तो अब ये नहीं रहने वाली, ये किधर वाली पोजीशन आ जाएगी, ये पीछे आ जाएगी। ये आप सबने खुद ही बोला है, मैंने कुछ नहीं बताया, आपने खुद ही बोला सर यहाँ आ जाएगी, पीछे की तरफ आ जाएगी। तो जब पीछे आ जाएगी तो कोई तो पोजीशन होगा जहां पे ये यहीं पे आके रुक जाएगी, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब आ जाएगी तो ये स्ट्रिंग जो है ये कितनी एंगल बना रही होगी वर्टिकल डायरेक्शन से, ये एंगल पूछता है। ठीक है, मतलब समझ लो ऐसे धागा है, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे दौड़ाना शुरू करूं तो ये पीछे जाएगा, ये एक्सेलरेट होते जा रहा है तो ये पीछे जाएगा, ये एक पोजीशन पे आके ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ऐसा ही रहेगा ये जब तक कार चलती रहेगी। जैसे ही कार रुकेगी तो फिर से ये अपना सीधा हो जाएगा ऐसा, फिर एक्सेलरेशन ए होगा तो ये पीछे की तरफ ऐसे टिल्ट हो जाएगा और यहाँ पे आके ऐसे इक्विलिब्रियम पे रहती है। तो ये पूछा गया कि वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड कर लेगी। बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई नहीं? फाइंड द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद द वर्टिकल डायरेक्शन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्या पूछा जाता है? इफ a car moving with acceleration a, then find out the angle made by string attached with mass m in अच्छा, find out the angle made by string attached with mass m with vertical direction, with vertical axis बोल दो, in equilibrium position। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सोचो, कोई खास बात नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए पहले। कई लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता इधर पूछा क्या जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि क्या पूछा गया। पूछा यह गया कि कार जैसे ही आगे की तरफ एक्सीलरेट होगी ये ब्लॉक पीछे की तरफ जाना शुरू होगा, एक ऐसी पोजीशन आएगी, एक ऐसी एंगल आएगी जिस एंगल पे ये इक्विलिब्रियम में आके बस चुपचाप वहीं पे स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाएगा। जब तक कार ए से एक्सीलरेट करती रहेगी ये बॉडी वहीं पे खड़ी रहेगी। जैसे ही कार स्टॉप होना शुरू हो जाएगा, तो स्टॉप हो जाना शुरू हो जाएगा या धीरे होना, एक्सीलरेशन की वैल्यू इधर उधर होनी शुरू हो जाएगी, तब ये ब्लॉक फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक एक्सेलरेशन ए है बॉडी एक पोजीशन को अटेंड करके इक्विलिब्रियम में रहती है। पूछा यह जाता है कि बताइए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है वर्टिकल डायरेक्शन से, यानी आपको जो है ये वाली एंगल थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। बहुत बढ़िया। तो मान लो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, देखिए लेट अस टेक at equilibrium position the string made an angle theta with vertical axis, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है हमारा
स्ट्रिंग, ध्यान से देखना, हमारा स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये इसकी पुरानी वाली पोजीशन है। क्योंकि एक्सीलरेशन ए आया तो अब इसका जो नया पोजीशन है वो ये हो जाएगा, है ना बच्चे? ठीक, और ये वाली एंगल थीटा वर्टिकल एक्सिस, ये है वर्टिकल एक्सिस, इसका एंगल स्ट्रिंग बना लिए थीटा। अब ये पूछा गया थीटा कितना होगा, तो हमने क्या मान लिया कि मान लीजिए थीटा एंगल पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया है, तो अगर जैसे ही मान लिया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो नेट फोर्स इन ऑल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स 0 और वर्टिकल में भी नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। बिल्कुल सही है, तो इसका एफबीडी बना दो। यहाँ पे इसका एफबीडी बनाओगे तो नीचे की तरफ क्या लगेगा सर, अगर मास m है तो नीचे लगेगा mg, कांटेक्ट कुछ भी नहीं है इसमें, तो नॉर्मल नाम की कोई चीज नहीं आएगी। धागा है सर, तो धागे में टेंशन तो इधर आएगा ही आएगा, टेंशन की आएगा। अगर मान लीजिए ये वर्टिकल लाइन है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगी? बिल्कुल सही बात है। और कोई फोर्स सर, और कोई फोर्स, ध्यान से देखो, और कोई फोर्स, क्या इसके अलावा और कोई फोर्स लगना है? जवाब दो, टेल मी जल्दी, क्या इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहे हैं? पता नहीं तो किसे पता है? और कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे कोई तो बोलोगे। सूडो लगेगा? तुमसे पूछ रहे हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो, बोलो लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। तुम्हें क्या लगता है? लगेगा। लगेगा, सूडो लगेगा, क्यों? तुम्हें बोलना चाहिए ढंग से। हाँ, क्योंकि ये ब्लॉक, ये जो सिस्टम है वो किससे अटैच है? ग्राउंड से कि कार से? कार से, और कार में एक्सीलरेशन है, तो इस ब्लॉक के लिए फ्रेम ग्राउंड हुआ कि कार हुआ? अरे यार, कार, और कार एक्सीलरेट कर रहा है ना, कार में तो एक्सीलरेशन है, तो ये इनर्शियल फ्रेम की नॉन इनर्शियल फ्रेम? ये तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल हो गया ना बच्चे, और अगर नॉन इनर्शियल है तो सूडो का जन्म होगा ही होगा। अरे है कि नहीं बच्चे? तो सूडो फोर्स तो लगना ही है, तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी ये सब बताओ जल्दी से। सूडो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन एक्सीलरेशन है किधर? राइट में। तो सूडो किधर लगेगा? लेफ्ट में। लगेगा कि नहीं लगेगा? एक्सीलरेशन कार में इधर फ्रेम का, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा सूडो। एम ब्लॉक पे अगर हम एफबीडी बना रहे हैं तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। सबको आ रहा है? यथार्थ, नवकरण, क्या समझ में नहीं आ रहा है जल्दी बताओ। जब तक बोलोगे नहीं तब तक पैसा कैसे चलेगा? जल्दी बोल। इधर लगेगा फोर्स ऑफ सूडो, कितने के बराबर बच्चे? क्या मास इंटू एक्सेलरेशन? मास किसका? ब्लॉक का। एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम का। फ्रेम कौन है? कार। तो कार का एक्सेलरेशन ए है, एम है, अपोजिट डायरेक्शन में। बोल है कि नहीं है? अब सोच देख, सारी चीजें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में इस टेंशन टी को छोड़ के, तो टी को मैं दो कंपोनेंट में बांट देता हूं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। टी का वर्टिकल कंपोनेंट क्योंकि इसके साथ एंगल थीटा है, तो ये हो गया टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि बॉडी ब्लॉक एम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड है कि बताइए इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो m क्या है? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो अगर m इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ fx मस्ट बी इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ fy मस्ट बी इक्वल टू 0। x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0, और y में भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। अरे यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, ये सब पढ़ी पढ़ाई बातें बोलो, कुछ तो जवाब दो। समझ में आ रहा ना बात? तो सोच, जितना ऊपर उतना नीचे। अगर समेशन fy की वैल्यू 0, तो जितना ऊपर उतना नीचे। t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और x डायरेक्शन में भी 0, यानी जितना राइट उतना लेफ्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ t sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू m? t sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू m? तो मैं बोल दो t sin थीटा
must be equal to ma. That is equation number 1. अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, 1 में से 2 को डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, देखना जरा, t sin थीटा इज इक्वल टू ma, और यहाँ हो जाएगा t cos थीटा इज इक्वल टू mg. दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या टी टी कैंसिल हो जाएंगे, एम एम कैंसिल हो जाएंगे. सोचे देख, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा. अरे कितना होगा, टैन थीटा. टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाई जी. अरे कितनी हो जाएगी, ए बाई जी. तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टैन इनवर्स ए बाई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके कितनी एंगल बनाती है वर्टिकल से, थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स ए बाई जी. ए इज व्हाट, ए इज व्हाट, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. अगर कार की एक्सेलरेशन ए है तो कितनी एंगल बनाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्ट्रिंग, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्ट्रिंग वर्टिकल डायरेक्शन से, टैन इनवर्स ए बाई जी. टैन इनवर्स ए बाई जी. कोई दिक्कत कोई परेशानी तो पूछो, बिंदास पूछो. नो सर, आ गया. पक्का. यस सर. ए की वैल्यू जी हो जाए तो कितनी एंगल होगी बताना जरा, ए की वैल्यू जी हो जाए 45 डिग्री. शाबाश. फुल होगी कि नहीं होगी, 45 डिग्री पे आके ऐसे धागा रुक जाएगा, स्ट्रिंग खत्म खत्म. फिर सोच, अगर तुमसे पूछ दिया कि बताइए कार का एक्सीलरेशन है 10√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको बताना है फाइंड द एंगल ऑफ द मेड बाय स्ट्रिंग फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस एट द इक्विलिब्रियम. 60 डिग्री. कितना होगा, 60 डिग्री. 60 डिग्री. खत्म है कि नहीं यार. ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10√3, और जी की वैल्यू 10 है, 10 10 खत्म, tan इनवर्स √3, एंगल की वैल्यू होगी 60 डिग्री. आंसर खटाक. रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं यार. खत्म. कौन सी खास बात. अब टेंशन कितना होगा धागे में तो वो भी निकाल ले, इसमें कौन सी खास. धागे में टेंशन भी बताना है, हालांकि ये पूछता नहीं है लेकिन फिर भी पूछ ही दे. तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, t sin थीटा की वैल्यू m है, तो आपको a की वैल्यू क्या कहते हैं, एक बार जैसे थीटा निकल गया, जैसे थीटा की वैल्यू 45 आ गई तो 45 निकल गया तो क्या साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी. एक्सेलरेशन आपको पहले से पता है और मास पहले से पता है, तो क्या टेंशन की वैल्यू निकाली जा सकती है. क्या करूं उसमें, अरे निकाल लोगे ना, सब कुछ तो निकाल लिया. थीटा ही तो नहीं पता था, एक बार थीटा निकल गया, मान लो 45 60 कुछ भी निकल गया, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी. और ए में पहले से ही पता था, तो सब कुछ तो पता है, तो टेंशन ही निकल जाएगा क्या. खत्म. निकाल लेंगे सर. की वैल्यू हो जाएगी ma डिवाइडेड बाई sin थीटा. टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट. हो गया. ठीक है. अब इसी में तुम्हें उल्टा करके पूछेगा, क्या पूछेगा कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में धागा वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो बताइए कार का कितना एक्सेलरेशन है. तो टेंशन उल्टा. बना सकते हो क्या, मैंने क्या बोला सर. अभी, सर टेंशन मैंने बोला, सर हाँ मैंने बोला टेंशन की वैल्यू एम ए बाई साइन थीटा, एम ए बाई साइन थीटा. यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से. फिर से एक बार सुन ले मेरा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा जाता है, इसमें एंगल निकालने को बोला ना, तुम्हें एंगल दे दिया जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा. बोला अंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ द स्ट्रिंग मेड विद द वर्टिकल एक्सिस इज 45 डिग्री एंगल. कितना एंगल, 45 डिग्री एंगल. देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 10 मीटर पर सेकंड. यस सर. निकाल लोगे ना ऐसे, फंसाने की Yes, कोशिश sir. करेगा, फंसना नहीं है. हाँ गुड. चलो स्क्रीनशॉट ले लिया ये. आंसर डन. अब देखो एक वेइंग मशीन वाला जो बताया था ना, समय आ गया है कि अब मैं आपको वेइंग मशीन का थोड़ा सा बताऊं कैसे क्या वेरी होता है. देख देखो तो क्या बोला जाता है, न्यूमेरिकल्स ऑन
वेइंग मशीन। अब सुनो, तो वेइंग मशीन के बारे में मैंने पढ़ा है ना। वेइंग मशीन दो तरह का होता है, कौन सा? एक स्प्रिंग बैलेंस और एक नीचे वाला वेइंग मशीन। हाँ ना बोल। नीचे वाला वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? मास की नॉर्मल, एमजी की नॉर्मल, एमजी की नॉर्मल। याद है मैंने रटवाया था ऐसे। बहुत अच्छा, कोई रिस्पॉन्स नहीं बच्चों। एमजी नॉर्मल। यार सब एमजी, एमजी को मेजर करता है या नॉर्मल को? याद है मैंने बताया था एमजी को मेजर नहीं करता, वो नॉर्मल को मेजर करता है। यस सर। नॉर्मल की वैल्यू एमजी के बराबर हो जाती है संजोग से, वो अलग बात है, बट हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम उस समय किसको लेंगे, एमजी को लेंगे कि नॉर्मल को लेंगे? वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल मेजर करता है। क्या मेजर करता है? नॉर्मल। और स्प्रिंग बैलेंस हमेशा टेंशन मेजर करता है। क्या करता है? टेंशन, याद रखना। और हमने बताया था कि रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस क्या होती है? टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाई जी। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। डिवाइडेड बाई जी। और नीचे वाला वेइंग मशीन फ्लोर वाला क्या मेजर करता है? टोटल नॉर्मल फोर्स। उसका रीडिंग क्या आता है? उसका रीडिंग केजी में आएगा ना, फोर्स में थोड़ी आएगा। तो टोटल नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाई जी, तो वो सीधे सीधे रीडिंग मास में आ जाती है। अगर तुम्हें याद हो तो, नोट्स में लिखा हुआ है तुम्हारे, कुछ भी याद नहीं रखते हो। याद है, हमेशा एक बात याद रखिए, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, पहले भी लिखाया है, अभी भी लिखवा रहा हूं, टोटल नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाई जी। और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, that is total tension in the spring divided by G। हमेशा याद रखना। ध्यान से देख, बारी बारी से। सबसे पहले वेइंग मशीन लेते हैं। तो मान लो कि एक लिफ्ट, बहुत ध्यान सुनना, पूरी पीएचडी कराने वालों में इस पर भी। मान लो एक लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, वेइंग मशीन, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ठीक, इस आदमी का मास है भाई साहब 50 केजी। ठीक, तो वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होगा? चुपचाप ये लिफ्ट ऐसे स्टेशनरी पोजीशन में खड़ी है, बताइए इस वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होगा? तो तुम क्या बनाओगे? अरे तुम क्या बनाओगे? इस आदमी का एबीडी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? यस सर। इस आदमी का एबीडी बनाओगे, इस आदमी का एबीडी बनाओगे, नीचे की तरफ कितना लगेगा? एमजी, ग्रेविटी लगाएगी, और ऊपर की तरफ वेइंग मशीन क्या लगाएगा? नॉर्मल। और कोई फोर्स लगेगा क्या? नो अरे और कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो बॉडी इक्विलिब्रियम जितना ऊपर उतना नीचे, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? mg। अरे कितनी हो जाएगी? mg। जी। और रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन कितना होता है? एन बाई रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन n बाई जी। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? mg बाई जी। तो जी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या है? m। और मास की वैल्यू कितना है? 50 केजी। तो ये हो जाएगा 50 केजी रीडिंग आएगा। 50 किलो का आदमी, तो रीडिंग तो 50 केजी आएगा ना सर। इसमें क्वेश्चन बनवाने की क्या जरूरत है? क्या मजाक करते रहते हो आप भी? अरे यार हाँ ना बोल। 50 केजी आदमी है तो रीडिंग तो 50 ही आएगी ना, तो आ गई 50। देख, अब सुन, जादू तो अब होगा। देखो दूसरा सिचुएशन ये, वेइंग मशीन, फिर से वही आदमी 50 किलो। ठीक, m की वैल्यू कितनी? 50 केजी। और ये जिस लिफ्ट में था ना बच्चों, वो लिफ्ट अब ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन a से मूव करना शुरू कर दी, और a की वैल्यू हो गई अब मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये ब्लॉक, सॉरी ये लिफ्ट अब ऊपर की तरफ जा रही है कितने एक्सीलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। कैसी बात कर रहे हो? लिफ्ट ऊपर नीचे, आदमी हल्का थोड़ी ना हो जाता है। रीडिंग तो 50 किलो का आदमी तो 50 ही आएगा, है ना? जादू। याद है, फिर से क्या आदमी का एफबीडी बनाओगे अगर तुम एक साइंस के स्टूडेंट हो तो?
बिना एफबीडी बनाए तुम कुछ भी बोल नहीं सकते। नीचे देख कितना लग रहा है बच्चे, mg लगेगा। अरे नीचे कितना लगेगा, mg। अरे भाई जो लगेगा वो अर्थ, ग्रेविटी तो हर समय लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रेविटी नीचे, क्या नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा इस पे वेइंग मशीन? अरे यार हाँ ना बोल, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अब इसके अलावा कोई और फोर्स लगेगा इस पे? हाँ हाँ हाँ, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। यस, सोच, ये आदमी ग्राउंड पे खड़ा था कि लिफ्ट पे? सर शूडो लगेगा। बोल हाँ कि ना। और ये जिस पे खड़ा था वही इसका फ्रेम है, यानी लिफ्ट इसका फ्रेम है, और लिफ्ट अब स्टार्ट एक्सिलरेटिंग, तो क्या ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया? यस सर। वो है क्लियर। नॉन इनर्शियल फ्रेम तो क्या सूडो आएगा? तो सूडो आएगा तो उसकी डायरेक्शन किधर, ऊपर की नीचे? इन दिस डायरेक्शन सूडो नीचे, बिल्कुल शाबाश। तो नीचे की तरफ एक सूडो लगेगा भाई साहब। ये लग गया फोर्स ऑफ सूडो, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एम है। अरे कितना होगा? एम है। मास किसका? ब्लॉक का कितना है? आदमी का मास होगा ना यहाँ पे तो। अरे ब्लॉक तो आदमी है ना यार, तो आदमी का मास एम। और एक्सीलरेशन किसका? लिफ्ट का। एक्सेलेरेशन किसका? लिफ्ट का। तो लिफ्ट का एक्सेलेरेशन है 2 m/2। अब क्योंकि मैं यहां से बैठ के देख रहा हूं इस फ्रेम में, तो क्या मुझे ये बॉडी चलती हुई दिखाई देगी या स्टेशनरी दिखाई देगी? मैं किस फ्रेम में बैठा हूं? लिफ्ट के फ्रेम में। यहां से बैठ के सारी चीजों को देख रहा हूं, तो मेरे लिए ये आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा है या स्टेशनरी है? स्टेशनरी। स्टेशनरी। एक बात बता, लिफ्ट में बहुत सारे लोग, एक आदमी वेइंग मशीन पे ऐसे खड़ा है 50 किलो का, और मैं खुद लिफ्ट में आके उसको देख रहा हूं, तो मेरे लिए वो आदमी चाहे लिफ्ट ऊपर जाए नीचे या हमेशा स्टेशनरी में रहेगा या ऊपर नीचे चलता हुआ दिखाई देगा गधेड़े? अरे वही दिखाई देगा ना माय डियर, स्टेशनरी दिखाई देगा। यानी कि वो आदमी इक्विलिब्रियम में, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे। तो हम क्या बोल सकते हैं? बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी बोल रहा हूं, हाँ बॉडी बोल दो। बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम कब होगा? जब समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, यानी नॉर्मल की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? mg इज इक्वल टू, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन a के टर्म में लिखूं ma, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? mg प्लस ma, यानी यहाँ m कॉमन निकाल लो तो g प्लस a हो जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग क्या हो जाएगी? रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या नॉर्मल बाई जी होती है बच्चों? तो नॉर्मल की वैल्यू अब कितनी आ गई? जी प्लस ए डिवाइडेड बाई जी। जी प्लस ए डिवाइडेड बाई जी। और अगर ये एज ए फॉर्मूला लिखना चाहो तो भी रख सकते हो, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट याद रखना। तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग हमारा कितना हो जाएगा? बता, मास कितना है? 50। जी की वैल्यू कितनी बचे? अरे जी की वैल्यू कितनी? 10। ए की वैल्यू कितनी? 2 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी? 10। ये हो गया 5, 10 2 12, 12 5 60, 60 किलो रीडिंग आएगा। आदमी 50 किलो का, लेकिन ये वेइंग मशीन रीडिंग कितना देगा? 60 kg। अरे आया नहीं आया? आया नहीं आया? है ना? अब ये बात ना आयुष को बड़ा पसंद आ गया। अब आयुष क्या करेगा? इसके दिमाग में करतूत आ गई। अब ये मॉल में लिफ्ट के नीचे खड़ा रहेगा, और ये कोई भी एक ऐसे पाचक वाला, जो सिंथॉल वाला जो होता है ना, अरे वो नहीं होता अपना वो, अरे वो नहीं होता जो मेंथोल जैसे खाते हैं हम लोग चिंगम की तरह, क्या मेंथोल, क्या होता है? मेंटोस। हाँ, मेंटोस जैसी कोई टॉफी बना लेगा और टॉफी लेके ऐसे खड़ा होगा, ये देखिए वजन बढ़ाने का सबसे खतरनाक दवा, जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएंगे आपका वजन बढ़ चुका होगा। सो जादू, हाँ यस, एक्सीलरेशन बढ़ा दी 2 मीटर पर सेकंड पे। 50 किलो का आदमी वेइंग मशीन में रीडिंग देखिए 60 किलो, सब दवा का कमाल है भाई साहब, पैसे निकाल। है कि नहीं आयुष? अरे यार हाँ ना तो बोल दे। अरे यार आया नहीं आया? वेइंग मशीन का रीडिंग तो 60 ही दिखाएगा ना यार, साइंस कहती है। आ गया सर। है कि नहीं बच्चे? चल स्क्रीनशॉट ले ले। तुम चाहो तो इस 50 का 100 भी करा सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द एक्सीलरेशन। हाँ ना बोल। अरे ये Yes, sir. एक ही वैल्यू जितनी बढ़ाओगे रीडिंग उतनी बढ़ती जाएगी। यस पैसे सर। पे डिपेंड करता है भाई साहब, जितना पैसा उतना वजन बढ़ेगा। अरे यार है नहीं है कि नहीं है? यस सर। चलो
डन। चलो तो ऐसा है, ये है वेइंग मशीन का खेल पूरा। ठीक, अब तुम्हारे दिमाग में भी वही आ रहा होगा जो मेरे दिमाग में आ रहा है। सर अगर ऐसा हो सकता है, एक्सीलरेशन ऊपर जाने से बढ़ सकता है, तो नीचे आने पे भी तो कुछ होगा। बोल हाँ कि ना आया, आया कि नहीं आया होगा। सोच, इसको ऊपर की तरफ एक्सीलरेट किया तो वजन बढ़ गई, तो नीचे की तरफ करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या हल्का वेटलेसनेस? अरे होता है कि नहीं होता है? अभी कभी प्रूफ कर दूंगा, देख ध्यान, देख ध्यान से। मिटा दो इसको। यस सर। गुड। चलो अब सेम सिचुएशन, बस सेम सिचुएशन, बस अब क्या करने वाला हूं मैं, एक्सीलरेशन नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। यानी अब लिफ्ट ऊपर नहीं नीचे की तरफ एक्सीलरेट होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा समझ, ठीक है? ये तो स्टेशनरी था, रीडिंग आई थी 50 किलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए अब इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड केस, तो क्या होगा? तो फिर से इस आदमी का एबीडी बनाया जाएगा। इस आदमी का जब एबीडी बनाएंगे माय डियर, तो नीचे की तरफ एमजी लगेगा, इसमें कोई दो है, और ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बट अब स्यूडो अभी भी लगेगा, क्योंकि अभी भी बॉडी लिफ्ट में एक्सेलरेशन है। अब स्यूडो की डायरेक्शन नीचे होगी कि ऊपर होगी? तुम लोग बोलोगे नीचे की ऊपर। अब स्यूडो की डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अपोजिट, एक्सेलरेशन नीचे है तो अब स्यूडो किधर लगेगा? ऊपर। यानी अब स्यूडो फोर्स की वैल्यू ऊपर लगेगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन देखा जाए, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन समेशन ऑफ एफ वाई मस्ट बी इक्वल टू 0, जितना ऊपर उतना नीचे। तो ऊपर की तरफ कौन कौन फोर्सेज लग रहे हैं? एम ए प्लस नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? एम जी। क्या ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल। हमें क्या निकालना है रीडिंग निकालने के लिए? नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? एम जी माइनस एम ए, यानी एम कॉमन निकाल दो तो जी माइनस, यानी कि रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग, सॉरी रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितना देगा ये? एन डिवाइडेड बाई जी। यार हाँ ना बोल, एन डिवाइडेड बाई जी। तो एम जी माइनस ए डिवाइडेड बाई जी, दैट विल बी द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही वैल्यू को आप जितना बढ़ाते जाएंगे नीचे की तरफ, ये ओवरऑल वैल्यू उतनी घटती जाएगी और रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन उतना कम होता जाएगा। और ध्यान से देख, अगर लिफ्ट का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जी के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? जी के बराबर, यानी ए की वैल्यू अगर जी हो जाएगी तो जी में से जी गया 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी रीडिंग कितना देगा वेइंग मशीन? 0। बॉडी गायब हो गई। अरे यार आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूं बट वेइंग मशीन में कोई रीडिंग ही नहीं आ रही। भूत। सर एक और सुना दीजिए रीडिंग वाला, मतलब 0 वाला। 0 वाला फिर से बताऊं? फिर से बताऊं? सोच, अब लिफ्ट की एक्सेलरेशन क्या मानी है आपने? ए 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। मैं कहूं एग्जैक्टली ए की वैल्यू अगर जी हो, यानी नीचे कितने से जा रही हो? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर ऐसा हो जाए, और जा ही सकता हूं, मेरे हाथ में, मेरा लिफ्ट में कुछ भी कितने से भी एक्सीलरेट करा दूं, तो अगर लिफ्ट का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करती है, यानी एग्जैक्टली जी के बराबर कर दिया, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन 10 माइनस 10 तो 0 हो जाएगा ना यार। अरे यार, तो अगर ये 0 हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ये हो जाएगा तो रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन क्या होगा? 0। आदमी खड़ा है 50 किलो का, बट वेइंग मशीन में रीडिंग कितनी है? 0। साइन से साइन। अरे यार बोला कि ना भूत। और वेट वैसे घटा भी सकते हैं, आजकल वेट बढ़ाना कौन चाहता है? वेट घटाना चाहता है, तो बस ऊपर में खड़े रहो, बोल चल नीचे लेके चलते हैं, नीचे जाते ही तुम्हारा वेट घट जाएगा 10 किलो। देख घटा के दिखा, देख 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 सर 10 रीडिंग ऑफ द, हाँ कितना आ जाएगा? एम जी माइनस है, ए की वैल्यू कितनी ली थी? 2। सोच रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन कितना आ जाएगा? रीडिंग ऑफ 40 आएगा। वेइंग 40 आ जाएगा, बिल्कुल। ये 50 किलो का आदमी था, जी 10 माइनस ए यानी 2 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा 5, 5 इंटू 8 दैट इज 40 kg। देख 50 किलो का आदमी 40 किलो, 10 सेकंड में 10 किलो वजन कम, वो भी सिर्फ एक चॉकलेट से। भीड़ लग जाएगी, भीड़। चला जा, मजाक कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गई कैसे फ्लक्चुएट करता है रीडिंग?
ऊपर जाए तो बढ़ेगा, नीचे जाए तो घटेगा। एक्सेलरेशन होना चाहिए। हो गया बच्चों? यस सर। चलो तो मिटा देता हूं इसको। अब ठीक उसी तरह जल्दी जल्दी में निकाल दूं, क्योंकि अब वेइंग मशीन एक वाला तो हो गया, ये रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन तो हो गई। अब स्प्रिंग बैलेंस में ठीक वही चर्चा चलती है, बस नॉर्मल निकालते थे उसमें टेंशन निकालेंगे, बाकी सारी चीजें सेम सेम एकदम वही सिंपल है ना। जल्दी जल्दी में दोनों निकाल देता हूँ, चला जा, 2 मिनट लगेगा ये सेगमेंट। स्प्रिंग बैलेंस, जैसे मान लो कि ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट में ऐसे करके एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है और ऐसे करके हुक रहता है। अगर तुमने कभी देखा हो तो गोदाम वगैरह में तुम्हें ये देखने को मिलेगा स्प्रिंग बैलेंस, ऐसा ही तो होता है। अरे ऐसा ही तो होता है यार। अब यहां से एक मास अटैच, एक एम मास, मान लो एम की वैल्यू दे रखी है 50 किलो, 20 किलो कुछ भी ले लो, मान लो 20 किलो, ठीक। अभी अगर लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो रीडिंग कितना आएगा? तो आप एम बॉडी का क्या करेंगे, एबीडी बनाएंगे। अरे यार हाँ ना तो बोलना पड़ेगा यार, अभी अभी तो कराया था। नीचे की तरफ कितना एम जी, ऊपर की तरफ कितना स्प्रिंग फोर्स, नहीं मैंने क्या बोला था, टेंशन लेना हमेशा, टेंशन इन द तो टी। और कोई फोर्स नहीं सर। क्या यहाँ पे बैठ के अगर देखूं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में दिखाई देगी? कहीं पे भी बैठ के देखिए सर, इक्विलिब्रियम में ही दिखाई देगी। तो जितना ऊपर इतना नीचे, टी की वैल्यू किसके बराबर, एम जी। तो क्या हो, हाँ देखना, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितना होता है, टेंशन बाई जी, यानी कि एम जी डिवाइडेड बाई जी, जी कैंसिल, कितना आएगा एम के बराबर, मास की वैल्यू कितनी है 20 किलो, यानी 20 किलो का ब्लॉक सर 20 किलो रीडिंग दिखाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बात कब होगी, अब जब ये लिफ्ट में एक्सिलरेशन आ जाएगा तब होती है प्रॉब्लम, है ना। मान लीजिए ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये आपका हुक, सेम ब्लॉक इसमें अटैच, कितने से, एम से। और अब अगर ये लिफ्ट बच्चों ऊपर की तरफ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो बताओ रीडिंग ऑफ द, तुम लोग खुद बता सकते हो क्या? चलो साथ साथ करो, देखते कौन पहले निकालता है, जल्दी करो। एम ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे, नीचे की तरफ कितना लगेगा एम जी, ऊपर की तरफ कितना लगेगा टेंशन टी, क्योंकि ये ऊपर है तो स्यूडो का फोर्स नीचे लगेगा, है ना बच्चे, कितना एम ए के बराबर, तो टेंशन की वैल्यू एम जी प्लस एम ए होगा, एम कॉमन ले लो तो जी प्लस ए होगा, और यहाँ से रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस कितनी हो जाएगी, स्प्रिंग बैलेंस टी बाई जी सर। तो यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी एम इंटू जी प्लस ए बाई जी, क्या सेम फॉर्मूला उसका भी आया था, है ना बच्चों। और इसका आंसर हो जाएगा 20 इंटू जी का वैल्यू 10 प्लस 2 बाई 10, ये हो गया 2 इंटू 12, ये हो गया 24 केजी। 20 केजी का ब्लॉक 24 केजी मशीन रीडिंग दिखाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा सिचुएशन सब कुछ वही सेम, रिपीट टेलीकास्ट, इसलिए जल्दी जल्दी उड़ा रहा हूं। यहाँ देख, यहाँ फिर से स्प्रिंग बैलेंस सर, फिर से यहाँ पे एक हुक लगा है, फिर से यहाँ मास m है, लेकिन अब लिफ्ट ऊपर नहीं नीचे जा रही है, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बताइए कि रीडिंग कितना देगी। तो फिर से m का एफबीडी बनाएंगे, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन t, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो स्यूडो लगेगा ऊपर ma, जितना ऊपर उतना नीचे, तो लिखा जाएगा ma प्लस टी इक्वल टू mg। तो t की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस a, तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस हो जाएगी T बाई जी, एम जी माइनस ए बाई जी। ध्यान से देखो तो नॉर्मल वाला वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस वाला कोई अंतर नहीं है, बस वहां पे नॉर्मल निकालते थे, यहाँ पे टेंशन निकालते हैं, बस रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इतना हो जाएगा। अगर वैल्यू में इंटरेस्टेड हो तो इसकी वैल्यू 20 किलो, 10 माइनस 2 बाई जी की वैल्यू 10, ये हो जाएगा 2, 8 इंटू 2 16 केजी। क्या है ये पूरा एकदम जीरोक्स कॉपी, इसीलिए उड़ा दिया। अरे आया नहीं आया,
नहीं, कुछ भी नहीं, आ गया सर। आगे सर एकदम रिपीट टेलीकास्ट था, है कि नहीं? वहां पे नॉर्मल था, यहाँ पे टेंशन है, बस वहां n/g निकालते थे, यहाँ t/g निकालते हैं, बाकी सारी चीजें सेम, खत्म। तो कुछ भी पूछे, स्प्रिंग बैलेंस पूछे, वेइंग मशीन पूछे, आराम से आप निकाल दें। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन। यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ एनएलएम। ठीक है, एक चीज और है, कांस्टेंट मोशन, वो सबसे अच्छा पार्ट होता है इसका, वो बता दूंगा, बस खत्म, एनएलएम खत्म। हो सकता है एक क्लास और प्रैक्टिस के लिए ले लूं, फिर एनएलएम खत्म, उसके बाद फ्रिक्शन एंट्री मार लेंगे। तो अच्छे से रिवाइज वगैरह करके जाओ और प्रैक्टिस करो। आज फिर से बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, असाइनमेंट जरूर करते रहना। चलो बाय बाय। बाय सर बाय।